नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय उन साथियों के लिए है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं अथवा तैयारी करने का मानस बना रहे हैं। आज हम भूगोल विषय की प्रामाणिक पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन पुस्तकों का अध्ययन करके हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं अपना परिचय दूं तो मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2010 और 2015 में आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार तक का सफर तय किया था और वर्ष 2015 में आयोजित की गई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 137वीं रैंक के साथ मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ और वर्तमान में जयपुर जिले में स्कूल व्याख्याता के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अब हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कई साथियों के मन में ये शंका रहती है कि हम किन पुस्तकों का अध्ययन करें कि हम इस परीक्षा में पास हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या है, कुछ प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना है जिससे हम इस परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सके। और मेरा यह मानना है दोस्तों कि आपका मार्गदर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो उस मार्ग पर चला हो और उस मार्ग पर चलकर जिसने सफलता प्राप्त की हो। तो अब हम बात करते हैं भूगोल विषय में तैयारी कैसे प्रारंभ करें। देखिए दोस्तों, कि किसी भी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करने से पहले आपको सबसे पहले उस परीक्षा का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि हम किस पाठ्यक्रम का हमें अध्ययन करना है और किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो वर्ष 2014 में जब मैंने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा दी तो मैं थोड़ा क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट था कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा ही है तो अपन कर लेंगे। तो बिना पाठ्यक्रम का ज्ञान किए ही मैंने इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की। लेकिन वो कहते हैं ना कि यदि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है और आप पढ़े जा रहे हो तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या हुआ कि अंत में परिणाम वही हुआ कि मैं कुछ नंबरों से इस परीक्षा में असफल हो गया। तो सबसे पहले आपको परीक्षा का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लीजिए और उस पाठ्यक्रम को अपनी टेबल पर रख लीजिए। ठीक है, अब यदि हम इस पाठ्यक्रम की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक सेकेंडरी लेवल का, एक ग्रेजुएशन लेवल का और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, 3 भागों में इस पाठ्यक्रम को बांटा गया है और भूगोल विषय का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं। इन 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्न तो मनोविज्ञान के आते हैं और 120 प्रश्न हमारे भूगोल विषय के आते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय केवल भूगोल विषय पर रहेगा। ओवरऑल हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है ये हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो इसके 3 भागों में से जो 12th तक का है, सेकेंडरी लेवल तक का है, उसमें से कुल 55 प्रश्न आते हैं और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें से भी कुल कितने प्रश्न आते हैं, 55 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल के जो हम एमए विषय पढ़ते हैं उनमें से आते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के 110 प्रश्नों पर होना चाहिए।
हम क्या कर देते हैं, कई बार गलती कर देते हैं और जो एमए के हमारे टॉपिक दिए गए हैं, जो हमने एमए में अध्ययन किया है, हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अब हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में हमारे भौतिक भूगोल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट दिया गया है। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आप एक ही पुस्तक को कई बार पढ़िए, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही पुस्तक को कई बार पढ़ें। अब वो पुस्तक कौन सी हो सकती है, तो वो कोई सी भी पुस्तक हो सकती है जिसकी जो भाषा है वो आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि यदि हम भौतिक भूगोल की बात करें, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मेरे पास कई लेखकों की पुस्तकें हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा भूगोल विषय के साथ जो सफर है वो काफी लंबा रहा है। वर्ष 2002 में जब ग्रेजुएशन में मैंने पहली बार भूगोल विषय लिया, तब से लेकर आज तक मैं भूगोल विषय का एक लगातार अध्ययन करने वाला छात्र रहा हूं। पद पर चयनित हो जाने के पश्चात भी मेरा भूगोल विषय के प्रति मोह है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं आज भी इस पुस्तकों का अध्ययन करता हूं और नए नए राइटर्स की पुस्तकें पढ़ने का मुझे मन करता है। इसलिए मैंने खुद की एक लाइब्रेरी बना रखी है। तो आप क्या करें, कोई से भी एक लेखक की पुस्तक ले लीजिए। यदि हम बात करें कि भौतिक भूगोल में हम कौन कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो देखिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमें पुस्तक पढ़ते हैं वो सबसे जो फेमस है वो है सविंदर सिंह जी की, ठीक है। सविंदर सिंह जी की भौतिक भूगोल का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारे 3 भाग होते हैं। एक होता है भू आकृति विज्ञान, एक होता है हमारे जलवायु विज्ञान तथा एक होता है हमारे समुद्र विज्ञान। यदि आपने इस पुस्तक का अध्ययन कर लिया है और आपकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो और ज्यादा कुछ पढ़ने की है, तो आप इसके अलावा जो अन्य राइटर्स हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि भू आकृति विज्ञान जो अलग से हमारा एक सेगमेंट है, उसमें हम सविंदर सिंह जी की भू आकृति विज्ञान जो अलग से आती है उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो जलवायु विज्ञान है इसके अंतर्गत मेरे पास एक अलग से पुस्तक है DS लाल की, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान के लिए भी मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें जलवायु और समुद्र विज्ञान दोनों एक साथ दिए गए हैं, ये भी DS लाल की है, ठीक है। तो आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं यदि आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ज्यादा है। और यदि हम केवल भौतिक भूगोल की बात करें, तो भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह जी के अलावा हम पढ़ सकते हैं माजिद हुसैन जी के द्वारा जो पुस्तक आती है भौतिक भूगोल, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा मेरे पास एक डॉक्टर HS शर्मा द्वारा लिखी गई भौतिक भूगोल है, उसकी भी जो भाषा है वो काफी क्या है, आसान है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और NCERT के द्वारा जो पुस्तकें कक्षा 12 और 11 में चलती हैं, आप उनका भी अध्ययन करें, क्योंकि उनमें से भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों से प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये जो राइटर्स बताए ये सारी की सारी पुस्तकें प्रामाणिक मानी जाती हैं। अब हम बात करें दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो है राजस्थान का भूगोल। और अगर हम राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करें तो राजस्थान का भूगोल के बारे में आपको मार्केट में कई गाइड्स मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकाशन की अलग अलग गाइड्स आती हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि यदि आप स्कूल व्याख्याता की
परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। गाइड्स की यदि मैं बात करूं तो अलग अलग जो अपने सेगमेंट है, भौतिक भूगोल हो जाए चाहे कोई सा भी हो जाए, इसके बारे में मार्केट में कई गाइड्स चल रही हैं, लेकिन उनको हमें प्राथमिकता नहीं देना है। आप पढ़िए, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो पहले प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ने की होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पद धारण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो है स्कूल व्याख्याता। आपको अपने विषय की व्याख्या करनी आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी गाइड का रट्टा मार के इस परीक्षा को पास कर लेंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अपने विषय के बारे में सारे के सारे विचार आपके क्लियर हैं, तो आप इस परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बारे में तो राजस्थान के भूगोल के बारे में हम बात करें तो पंचशील प्रकाशन के द्वारा लिखी गई प्रोफेसर एच.एस. शर्मा तथा डॉक्टर एम.एल. शर्मा जी के द्वारा जो राजस्थान का भूगोल लिखा गया है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशन के द्वारा डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की जो पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। यह भूगोल की प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती है। प्रामाणिक पुस्तकें, बार बार आप एक नाम सुन रहे हैं कि प्रामाणिक पुस्तकें क्या होती हैं? प्रामाणिक पुस्तकें, तो देखिए, प्रामाणिक पुस्तकों से यहां पर तात्पर्य है कि यदि परीक्षा में किसी भी प्रश्न के उत्तर पर कोई भी आपत्ति आती है तो उसकी अंतिम व्याख्या जिस पुस्तक के द्वारा मानी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रामाणिक पुस्तक कहा जाता है। यदि हम राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करें तो राजस्थान के भूगोल में मैं आपको दो पुस्तकें प्रेफर करना चाहूंगा। एक है पंचशील प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित प्रोफेसर एच.एस. शर्मा और एम.एल. शर्मा जी के द्वारा लिखी गई राजस्थान का भूगोल। इसके अतिरिक्त हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई राजस्थान का भूगोल का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक भूगोल की। तो दोस्तों, प्रायोगिक भूगोल का जो हमारा सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से कुछ टॉपिक आपके सांख्यिकी के हैं तथा कुछ टॉपिक आपके प्रक्षेप तथा मापनी के हैं। तो जो सांख्यिकी के टॉपिक्स हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनका अध्ययन आप राजस्थान बोर्ड की जो 12th क्लास की प्रायोगिक भूगोल है उसमें से कर सकते हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, मापक हो गया, प्रक्षेप हो गया, इनके अध्ययन के लिए आप जेपी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई प्रायोगिक भूगोल या प्रयोगात्मक भूगोल की रूपरेखा का आप अध्ययन कर सकते हैं। काफी फेमस बुक है और सभी विद्यार्थी इसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं भौगोलिक संकल्पनाओं की, भौगोलिक चिंतन की, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स के अंतर्गत मेरे पास 3 राइटर्स की बुकें आप देख लीजिएगा और जो आपको जिसकी भी भाषा आसान लगे आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। मेरे पास है एस.डी. कौशिक की है, बी.सी. जाट सर की पुस्तक है मेरे पास। इसके अलावा एस.एम. जैन की जो भौगोलिक चिंतन और संकल्पनाएं हैं वो भी मेरे पास हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि किस पुस्तक की जो भाषा है वो आपको आसानी से समझ में आती है। तो आप इनमें से किसी भी राइटर की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इनकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए आप 3 पुस्तकें देख सकते हैं, एस.डी. कौशिक, डॉक्टर बी.सी. जाट सर की और इसके अलावा एस.एम. जैन की। अब हम बात करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल दोनों मिलाकर हमारी परीक्षा में 35 प्रश्न कवर करते हैं। ठीक है, 35 प्रश्न हमारे भौतिक भूगोल में से आते हैं और 35 प्रश्न हमारे राजस्थान का भूगोल तथा भारत का भूगोल में से आते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारा भारत का भूगोल और कई विद्यार्थियों को भारत का भूगोल के जो टॉपिक्स हैं उसमें काफी कठिनाई आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप भारत का भूगोल के लिए आर.सी. तिवारी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ऑथेंटिक बुक है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत का भूगोल में मेरे पास
सुरेश चंद्र बंसल की पुस्तक है, अलका गौतम की पुस्तक है। इसके अलावा माजिद हुसैन का भारत का भूगोल भी एक काफी अच्छी पुस्तक है, जिसका अध्ययन यूपीएससी तक के विद्यार्थी करते हैं। तो आप भारत का भूगोल आरसी तिवारी में से देख सकते हैं, माजिद हुसैन, ठीक है। इसके अलावा अलका गौतम और सुरेश चंद्र बंसल। इसके अलावा मेरे पास एक पुस्तक और है डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया की। तो ये 4-5 राइटर्स हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई सी भी एक पुस्तक का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको तो भारत का भूगोल के नाम से हमारे कक्षा 11 में भी पुस्तक चलती है, तो आप उसका अध्ययन भी करें, ठीक है। कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफल होने के पश्चात हमें कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ही अध्यापन कराना है, तो उन पुस्तकों में से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करें मानव भूगोल की, ठीक है। तो मानव भूगोल में से भी हमारी परीक्षा में लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत आप जो पुस्तकें हैं वो एक आती है डॉक्टर माजिद हुसैन की पुस्तक आती है मानव भूगोल। इसके अतिरिक्त डॉक्टर बीसी जाट सर की पुस्तक आती है और एक पुस्तक आती है एसडी कौशिक की। मेरे पास तीनों पुस्तकें हैं, तीनों का ही मैंने अध्ययन किया है, तो आप इनमें से किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहां पर एसडी कौशिक की मानव भूगोल है। इसके अतिरिक्त आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर डॉक्टर बीसी जाट की मानव भूगोल भी है और माजिद हुसैन जी की मानव भूगोल भी है। तो मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि किसी को फॉलो नहीं करना है कि अरे उन्होंने इतनी पुस्तकें पढ़ी है तो मैं भी इतनी पढ़ूं। मैं फिर से वही चीज दोहराना चाहता हूं कि एक पुस्तक को बार बार पढ़ के भी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। किसी की देखा देखी नहीं करनी है। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप ये सारी पुस्तकें पढ़ेंगे तभी आपका चयन होगा, नहीं। आप इनमें से कोई सी भी एक पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन जो अध्ययन की हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो केवल और केवल पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में जो टॉपिक आपको दे दिया है उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, और जो टॉपिक पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हुआ है उसे आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थियों की क्या होती है, एक धारणा होती है, जब मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूं या जब मैं एज ए स्टूडेंट किसी भी परीक्षा में बैठता हूं तो मेरे मन में भी आता है, एक डर का सा भाव होता है, क्या पता परीक्षा में पूछ लिया तो, क्या पता अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो, पढ़ तो लें। लेकिन एक चीज मैं आपको दोस्तों अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि किसी भी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और यदि कोई प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछा जाता है तो वो प्रश्न डिलीट कर दिया जाता है। तो मन में से ये भाव निकाल दीजिए कि हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी है। मैं केवल आपको लेखकों के नाम बता रहा हूं और मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एमए लेवल की। पीजी लेवल पे हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसके अंतर्गत हमारे छोटे छोटे से 2-2, 4-4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल के अंतर्गत मेरे पास जो पुस्तक है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की है, ठीक है। आप उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, आपको वहां दिख रही हो गई नगरीय भूगोल। तो ये नगरीय भूगोल सुरेश चंद्र बंसल की है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कृषि भूगोल की, तो कृषि भूगोल के लिए आप अलका गौतम और माजिद हुसैन दोनों में से कोई सी भी पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें जनसंख्या भूगोल, तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आपके काफी कम टॉपिक है। एक भारत की जनसंख्या नीति है और जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं उसमें हमारे माल्थस का सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों और जनसंख्या नीति के लिए आप डॉक्टर आरसी चांदना द्वारा लिखी गई जनसंख्या भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो जनसंख्या के आंकड़े जारी किए जाते हैं राजस्थान की जनसंख्या के तथा भारत की जनसंख्या के, उनका आपको अध्ययन
करना है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनमें से हमारी परीक्षाओं में 2 या 4 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब हम बात करें आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल में हम एसडी कौशिक की आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहां पर है संसाधन भूगोल, यह भी डॉक्टर एसडी कौशिक की है। तो आर्थिक भूगोल के जो टॉपिक है आपके, वो इस संसाधन भूगोल में से भी हो सकते हैं। तो एसडी कौशिक की आप कोई सी भी एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो हमारे लिए आ जाता है एटलस का अध्ययन। ठीक है, आपका दिनचर्या का एक प्रमुख अंग होना चाहिए एटलस। हमें एटलस का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो एटलस और मानचित्रों में से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने राजस्थान की झीलें पढ़ ली। ठीक है, आपको पता है कि जो नक्की झील है वो कहां पर है, माउंट आबू में है। आना सागर झील है वो अजमेर में है। पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर में है। और ताल छापर कहां पर है, चुरू में है। आपको सब पता है ये। लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि राजस्थान के मैप में 4 डॉट लग के आए। ठीक है, उन पर 1 2 3 4 क्रमांक दे दिया गया और इधर की तरफ आपको झीलों के नाम दिए गए और फिर आपसे पूछा जाता है कि अब इनको मैच करो कि जो 1 नंबर लिखा हुआ है वो कौन सी झील है, 2 नंबर लिखा हुआ है वो कौन सी झील। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आंसर है हम तभी दे सकते हैं जब हमारी मैपिंग सही हो। हमें पता है कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है या फिर भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात एक पुस्तक और है जिसका आपको अध्ययन करना चाहिए और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है वैकल्पिक भूगोल। संजय कुमार सिंह के नाम से आती है एक वैकल्पिक भूगोल की। उसमें आपको ये जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनका जो सार है, जो निचोड़ है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन वो पुस्तक कब पढ़ना, वो पुस्तक आपको कब पढ़नी चाहिए, जब हम इन सभी जो प्रमाणिक पुस्तकें जो जिनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की उन सभी का क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन चीज़ों का पालन करते हुए या इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे और जो परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।